जी स्टूडेंट्स, तो हम एरो फंक्शंस हमने पढ़े और अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट एनोनिमस फंक्शंस के ऊपर और हायर ऑर्डर फंक्शंस के ऊपर। तो जो एरो फंक्शन था उसको हमने देखा कि ये फैट एरो को हमने यूज़ किया और यहाँ से हमने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं यूज़ की। जस्ट हमने जो प्रोसेस करना था वो वन लाइन स्टेटमेंट वो लिखी और उसका रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे मिल गया था। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि एनोनिमस फंक्शन को डिस्कस करना है। एनोनिमस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन अगर कहीं पे एग्जिस्ट करता है तो उसका कोई नाम होता है, लेकिन एनोनिमस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका कोई नाम नहीं होता। ये एक नई बात है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, इसका नाम क्यों नहीं होता? नाम इसलिए नहीं होता, नाम हम इसलिए फंक्शन इसलिए बनाया करते थे या इसलिए नाम रखा करते थे कि हम उसको मल्टीपल जगह से कॉल कर रहे होते थे या यूज़ कर रहे होते थे। लेकिन अब सिनेरियो ये है कि हमने एक ऐसा फंक्शन हम बनाने जा रहे हैं जिसकी यूटिलाइजेशन विद इन द फंक्शन सिर्फ विद इन द प्रोग्राम सिर्फ उसी पॉइंट के ऊपर होगी। तो ऐसे चीज़ को हम जो है वो एनोनिमस फंक्शन के अंदर हम रख के यूज़ कर सकते हैं। तो एनोनिमस फंक्शन बनाने का तरीका क्या है? पहले सिंपली सिंटेक्स को देखें कि इसको हम मेन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ये अगर आप देख रहे हो तो ये जो दो ब्रैकेट्स हैं ये आ रही हैं, दरमियान में पैरामीटर्स आ रहे हैं और फिर इसका ब्लॉक आ रहा है, यानी ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है और ब्रैकेट एंड हो रही है। अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो अगेन यहाँ पे आप वो काम भी आप कर सकते हैं जैसे कि हमने पहले किया था। ठीक है जी। लेकिन अगर सिंगल स्टेटमेंट नहीं है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, तो फिर आप इस तरह से काम करते हैं। ठीक है जी। अब चूंकि हमने ये कहा कि ये ऐसा फंक्शन होगा जिसकी इतनी ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं है, मतलब प्रोग्राम के अंदर बार बार यूज़ नहीं हो रहा, सिर्फ एक पॉइंट पे हमने उसको यूज़ करना है। तो हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हम सम का या एडिशन का जो काम कर रहे हैं उसके लिए हम बना देते हैं, तो हम वेरिएबल के अंदर वापस इसका रिजल्ट स्टोर करवाएंगे। तो आप इसको वार रख लीजिए, वार। इस पे भी हम बात करेंगे। सम इज इक्वल टू ए एंड बी। अब मैं प्रिंट करा देता हूँ ए को, देन मैं प्रिंट करा देता हूँ बी को, और उसके बाद मैं यहाँ से रिटर्न करा दूंगा ए प्लस बी। अच्छा, अब ये फंक्शन एनोनिमस फंक्शन तो हमने बना लिया और इसका रिज़ल्ट हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। लेकिन जो नॉर्मल फंक्शंस हैं, आपको याद होगा कि वहाँ पे जब जाके ये ब्रैकेट एंड होती थी तो हम सेमीकलन नहीं लगाया करते थे। लेकिन अभी सिनेरियो डिफरेंट है, क्योंकि हम इसको वापस एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं, तो ये एक स्टेटमेंट के अंदर आ चुका है। तो एक स्टेटमेंट को एंड करने के लिए हमें सेमीकलन यूज़ करना पड़ेगा। होता क्या है कि स्टूडेंट्स भूल जाते हैं और वो ये फंक्शन ही समझते हैं, इसको एक नॉर्मल फंक्शन समझते हैं, और ये इसके बाद सेमीकलन नहीं लगाते और एरर आ रहा होता है। तो हमें क्या करना है, इसके बाद सेमीकलन यूज़ करना है यहाँ पे। उसके बाद हम इस सम के फंक्शन को अगर कॉल करें, मैं प्रिंट में इस सम के फंक्शन को अगर कॉल करता हूँ और मैं वैल्यूज़ पास कर देता हूँ कोई भी, जैसे कि 5 और 10। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके इसका आउटपुट लिखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो रिस्पॉन्स में आप देखें कि ए भी हमारे पास आ रहा है, बी भी आ रहा है और उनका सम भी आ रहा है। क्यों? 5 हमने पास किया ए में, फिर ए को प्रिंट कराया सबसे पहले, और फिर बी में 10 पास किया और बी प्रिंट करवाया, और उसके बाद इनका सम रिटर्न करवा के यहाँ पे प्रिंट करवाया। यहाँ पे कुछ नई चीज़ें हैं, वो क्या हैं कि यहाँ पे टाइप इज़ नॉट मैंडेटरी। आप देखें, मैं इंट यहाँ पे लगा भी सकता हूँ और नहीं भी लगा सकता, इट डिपेंड्स। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल को, इसको फंक्शन को वैल्यूज़ पास कर रहे हैं और वापस इसका रिजल्ट भी आपके पास आ रहा है। ठीक है। तो अब क्या हो जाता है कि ये इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप बगैर नाम के फंक्शन बनाते हैं और उसको पैरामीटराइज भी बना सकते हैं। एक और बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कि एक वार टाइप का, हम कह देते हैं कि ग्रीट का फंक्शन वेरिएबल बना के हम कहते हैं इसके अंदर एक एनोनिमस फंक्शन जो प्रिंट करवाएगा वेलकम। ठीक है जी। तो अब हम इस ग्रीट के फंक्शन को यहाँ से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं हम इस ग्रीट को। ये तो ग्रीट के, अब इसको यहाँ पे हमने नाम नहीं दिया, लेकिन जिस वेरिएबल के अंदर इसकी वैल्यू स्टोर की है इसके नाम के साथ जब हम यूज़ करेंगे तो ये स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा वेलकम।
अच्छा, ये तो सिंपल बात है कि एनोनिमस फंक्शन क्या है, एक ऐसा फंक्शन जो बगैर नाम के यूज़ होगा, जो पैरामीटर्स एक्सेप्ट करेगा और बगैर टाइप के एक्सेप्ट कर रहा है। और इसके अलावा एक और बात क्या थी कि हमने यहाँ पे वार का यूज़ किया है। ठीक है जी, ये ऐड का केस है। हमने इंट यूज़ नहीं किया। अगर हम इंट यूज़ करें तो क्या होता है कि एरर आ जाता है। ठीक है, और रीज़न क्या है उसकी कि यहाँ पे इसको आपने इसको वार ही देना होगा। क्यों? क्योंकि इसको नहीं पता कि आप इसको क्या रिटर्न करने जा रहे हैं, तो वार जब वो वैल्यू आएगी उसको एसोसिएट कर देगा उसके साथ। तो इसलिए यहाँ पे इंट आप नहीं यूज़ कर रहे, आप यहाँ पे वार को यूज़ कर रहे हो और एनोनिमस फंक्शन आपको सम रिटर्न कर रहा है। अच्छा, ये तो बात होगी कि एनोनिमस फंक्शन क्या है और किस तरह से आप यूज़ कर रहे हैं। इसकी और भी कम्प्लेक्स डेफिनेशन हो सकती हैं, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे इतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी इनफ है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं और उसके ऊपर मैं रिप्लाई कर लूँगा। अच्छा, अब इसका यूज़ क्या है एनोनिमस फंक्शन का, डार्ट के अंदर या फ्लटर के अंदर। तो एक चीज़ आप आगे चल के पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं, एक विजेट होता है एलिवेटेड बटन का। असल में ये यूज़ कहाँ पे होता है, इसको एज ए आप कॉल बैक यूज़ करते हो कि ये एक्शन जब परफॉर्म हो, ये इवेंट जब परफॉर्म हो, जब यूज़र ये काम करे, और उसके ऊपर फिर आप कहते हो कि ये एक्शन परफॉर्म हो जो हम डिफ़ाइन कर देते हैं उसके ऊपर। तो एक होता है एलिवेटेड बटन के नाम से एक विजेट होता है, और उस एलिवेटेड बटन के अंदर एक चीज़ होती है ऑन प्रेस्ड। यहाँ पे अभी नहीं आ रहा, जब फ्लटर हम करेंगे तो वो आ जाएगा। वहाँ पे हम इस तरह करके एनोनिमस फंक्शन और हम अपनी फंक्शनैलिटी डिफाइन कर देते हैं। ठीक है जी, हम कहते हैं कि प्रिंट क्लिक्ड। अच्छा, अब आप देखें कि मुझे इसकी नीड यहीं तक थी, मुझे ये फंक्शन सिर्फ यहीं तक चाहिए था, मुझे इसकी फंक्शनैलिटी कहीं और रिक्वायर्ड नहीं है। जिस बटन पे क्लिक किया गया है उसी बटन के क्लिक के ऊपर मुझे शायद किसी दूसरी स्क्रीन के ऊपर लेके जाना है यूज़र को, या शायद उसके क्लिक के ऊपर मुझे लॉगिन करवाना है, या उस बटन के टैब के ऊपर मुझे किसी वेबसाइट के ऊपर लेके जाना है, या किसी एपीआई से डाटा पुल करना है। तो वो सिर्फ उसी बटन के रिलेटेड उसकी अपनी फंक्शनैलिटी है, तो उस फंक्शन को हम किसी दूसरी जगह पे तो यूज़ करने वाले नहीं हैं। इसलिए एलिवेटेड बटन के विजेट के अंदर हम देखते हैं कि ऑन प्रेस्ड का नेम्ड पैरामीटर है, ये हम अभी पढ़ के आए हैं पीछे। वो एक एनोनिमस फंक्शन को एक्सेप्ट करता है। अगर ये ना करें, हम अगर एनोनिमस फंक्शन ना करें तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा और उसका नाम रखना पड़ेगा, जो भी है पूरी उसकी डेफिनेशन आप करोगे, वॉइड या जो भी आप रखते हो, हैंडल बटन क्लिक, इस तरह करके। और फिर यहाँ पे आके मैं वो स्टेटमेंट कॉपी करूँगा जो प्रिंट वाली है, या जो भी यहाँ पे फंक्शनैलिटी हमने परफॉर्म करनी है, और फिर इस हैंडल बटन क्लिक वाले फंक्शन को मैं जाके ऊपर वहाँ पे यूज़ करूँगा, वहाँ से कॉल करूँगा मीन। ठीक है, तो ये, और ये हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स क्यों यूज़ नहीं किए हैं, इस तरह क्यों यूज़ किया है। लेकिन ये कि कहने का मतलब ये है कि अब मुझे अलग से, आपने देखा है कि एफर्ट करनी पड़ी और नीचे जाके ये काम करना पड़ा। जबकि एनोनिमस फंक्शन मुझे इनेबल करता है कि अलग से, चूंकि ये फंक्शन कहीं और तो यूज़ होने वाला नहीं है, किसी लॉगिन के बटन पे क्लिक होगा तो स्पेसिफिक वही फंक्शनैलिटी एक ही जगह पे परफॉर्म होगी। तो ऐसे सिनेरियो में हम बजाय कि और फंक्शंस बनाते रहें अलग से, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरी जगह से हमने उसको यूज़ नहीं करना, तो ऐसे सिचुएशन में हम वहीं पे ये ब्रैकेट्स लगा के, ब्लॉक लगा के एनोनिमस फंक्शन बना लेते हैं, और यहाँ पे हम जो भी फंक्शनैलिटी उसके रिलेटेड होगी, जो भी स्टेटमेंट्स होंगी, और आप देखें आगे उसी तरह स्टेटमेंट्स चल रही हैं, एक बार प्रिंट करवाना है, 2 बार करवाना है, या जो भी फंक्शनैलिटी आप फंक्शन के अंदर डिफाइन करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है जी, ये एनोनिमस फंक्शन का यूज़ जो फ्लटर में जाके होने वाला है, ये बताना भी ज़रूरी था, क्योंकि आप इसको लिंक फिर कर नहीं पाते, और जब वहाँ पे जाके ये चीज़ देखते हैं और तो कन्फ्यूजन बढ़ जाती है। अगेन नेम्ड पैरामीटर हम पढ़ के आ चुके हैं कॉलन के बाद, अब यहाँ पे फंक्शन हम पास कर रहे हैं। अब यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन आ जाती है, और वो डेफिनेशन है, इसको अगर हम और से देखें तो ये एक पैरामीटर है, नेम्ड पैरामीटर है, जो एक फंक्शन को एक्सेप्ट कर रहा है। सो हियर कम्स द डेफिनेशन ऑफ हायर ऑर्डर फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जो या तो फंक्शन को रिटर्न करे
या किसी फंक्शन को एज पैरामीटर एक्सेप्ट करें, वो उसको हम कहेंगे कि वो हायर ऑर्डर फंक्शन है। तो ये जो एलिवेटेड बटन है, इसका जो विजिट, इसको आगे चल के हम कहेंगे बेसिकली एक फंक्शन कॉल ही है, उसके अंदर हम नेम्ड पैरामीटर पास कर रहे हैं और उसको एक फंक्शन हम दे रहे हैं। तो ये क्या है, एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। तो हायर ऑर्डर फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं? वो फंक्शंस जो पैरामीटर में कोई फंक्शन को एक्सेप्ट करें। इससे पहले जो हम पढ़ के आए वो वेरिएबल्स हुआ करते थे कि आपके जो फंक्शंस थे वो सिर्फ वेरिएबल्स को एक्सेप्ट किया करते थे या वेरिएबल्स को रिटर्न किया करते थे। अब नई बात आ गई है हायर ऑर्डर फंक्शंस में, ऐसे फंक्शंस जो या तो किसी फंक्शन को पैरामीटर में एक्सेप्ट करें या किसी फंक्शन को एज ए को किसी दूसरे फंक्शन से रिटर्न अगर करें तो हम क्या कहेंगे कि वो फंक्शन हायर ऑर्डर फंक्शन है। अच्छा, अब हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखते हैं और फिर इसको हम आगे लिंक भी करेंगे फ्लटर के साथ। एक तो ये लिंक आपके सामने आ गया कि एलिवेटेड बटन ने एक फंक्शन को एक्सेप्ट किया है। यहाँ पे ये भी एक फ्लटर की एग्जांपल ही है आपके सामने। खैर, हम एक सिंपल एग्जांपल से चलते हैं और फिर हम फ्लटर के साथ इसको लिंक करते हैं। जी, तो अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं एक एनोनिमस, एक हायर ऑर्डर फंक्शन। अच्छा, हायर ऑर्डर फंक्शन पहले हम देखते हैं दो चीज़ें। एक, या तो वो पैरामीटर में फंक्शन एक्सेप्ट करेगा। तो पहले हम इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं। एग्जांपल हायर ऑर्डर, और हम कहते हैं इन पैरम, यानी पैरामीटर में फंक्शन एक्सेप्ट करेगा। तो अब मैं कहता हूँ क्या इसका नया मेथड या तरीकाकार क्या है? जब आप वेरिएबल पास करते थे तो उसकी टाइप दिया करते थे। अब आप फंक्शन जो कि पास करेंगे इसके पैरामीटर में, तो उसकी टाइप आपको फंक्शन देनी पड़ेगी और हम कह देते हैं कि कोई आगे वो क्या करता है, एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है जी, और ये उसका नाम हो गया। अब मैं ये ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ और यहाँ से आके मैं इस एक्शन को कॉल कर दूंगा जो पैरामीटर्स में है। यानी आप ये समझें कि ये एलिवेटेड बटन वाला ही है और उसके पैरामीटर में ऑन प्रेस्ड के अंदर ये चीज़ आई है, कोई एक्शन आया कि क्या एक्शन परफॉर्म करना है। तो जब प्रेस किया जाएगा तो ये वाला एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर से आके वो जो फंक्शनैलिटी हमारे पास आई है उसको हम कॉल कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? ये कॉल बैक्स हैं, यानी जब ये वाला एक्शन परफॉर्म हो तो तब यूज़र डिफाइन कर देता है कि ये वाला एक्शन परफॉर्म हो। यानी कि जब बटन के ऊपर क्लिक हो तो लॉगिन वाली फंक्शनैलिटी ट्रिगर हो जाए। जब बटन के ऊपर क्लिक हो तो एपीआई से डाटा लोड हो जाए। जब कॉल बैक्स की बहुत सारी एग्जांपल्स आप देख सकते हो कि स्क्रीन के ऊपर कोई इस तरह का कोई इवेंट अगर हो या इस रीजन से सपोज कोई यूज़र आए तो ये वाला एक्शन परफॉर्म हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं कि उसके पैरामीटर में एक फंक्शन भेज रहे हैं और जब फंक्शन भेजा जाता है तो आपको पता है फंक्शन की कॉल का तरीका, फंक्शन का नाम, और आगे ये ब्रैकेट्स हम यूज़ कर रहे हैं कि किस तरह से हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे। अब हमने असल जो बात है वो क्या है कि ये वाला आपका फंक्शन होगा जिसको आप कॉल करोगे, जो मेन फंक्शन है, यानी जैसे हमारा एलिवेटेड बटन था इससे पहले, और इसके अंदर हमने एक फंक्शन पास करना है। तो आप यहाँ पे एक एनोनिमस फंक्शन डिफाइन करते हैं और उसके अंदर सपोज मैं कह देता हूँ प्रिंट करा दो हायर ऑर्डर फंक्शन एग्जाम्पल। अब आप देखें कि ये फंक्शन मैंने डिफाइन किया नीचे और उसको मैं एक एनोनिमस फंक्शन पैरामीटर्स में भेज रहा हूँ। ठीक है जी, और वो यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है और उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये आपके सामने आ रहा है हायर ऑर्डर फंक्शन एग्जाम्पल। अगर आप इसको ज़रा समझो तो ये एग्जीक्यूशन इसकी इस पॉइंट पे नहीं हो रही प्रिंट स्टेटमेंट की। प्रिंट स्टेटमेंट की जो एग्जीक्यूशन है या इस फंक्शन की जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ से हो रही है। अब इसी को हम एलिवेटेड बटन के लिए ज़रा एक बार हम चेंज करके देखते हैं। सपोज हम खुद डिफाइन करते हैं एलिवेटेड बटन को कि वो उन्होंने किस तरह से, फ्लटर वाले ने कैसे डिफाइन किया होगा। तो मैं कहता हूँ एलिवेटेड बटन और ये एक फंक्शन एक्सेप्ट करता है। अब मैं
इस एलिवेटेड बटन और एक और काम करते हैं, इसको हम बना लेते हैं नेम्ड पैरामीटर्स के साथ, ताकि बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और हम कहते हैं ये क्या है, ऑन, इसका नाम क्या है, ऑन प्रेस्ड। ठीक है। और अब हम जाके क्या करेंगे, इस ऑन प्रेस्ड वाले फंक्शन को यहाँ से कॉल कर लेंगे। अच्छा, अगर अभी आप देखो तो इसने एरर दिया है कि आप इसको इस तरह यूज़ नहीं कर सकते हो पैरामीटर को। तो हमने पढ़ा था कि हम नल लेबल बना देते हैं, और अभी भी ये कह रहे हैं कि आपने इसको, और आपको याद होगा हमने वेरिएबल के केस में ये वाला जो ऑपरेटर था ये यूज़ किया था। तो यहाँ पे जो कि फंक्शन है और इसने हमें डिफ़ाइन किया हुआ है कि आप इसके साथ नॉट यूज़ करते हो। अगेन ये नॉलेबिलिटी को टैकल करने के लिए है कि अगर वहाँ से फंक्शन नहीं आता तो हमारी एप्लीकेशन क्रैश ना करे। तो हम बैक जाएंगे ऊपर, एलिवेटेड बटन को हम खुद डिफ़ाइन कर रहे हैं अभी समझने के लिए। ठीक है जी। अब मैं ये जो पहले बना हुआ फंक्शन है इसको हटा देता हूँ, जो कॉल हुआ है। तो यहाँ से मैं एलिवेटेड बटन को कॉल करूँगा अब। ठीक है, आई होप कि आपको नज़र आ रहा हो एलिवेटेड बटन। अब ये ऑन प्रेस्ड देखें, जिस तरह से नेम्ड पैरामीटर यहाँ पे मुझे सजेस्ट कर रहा है, ऐसे ही जब आप फ्लटर में काम करोगे तो सजेस्ट करेगा। तो मैं ऑन प्रेस्ड के ऊपर अपनी फंक्शनैलिटी, ये देखें आगे वो बता भी रहा है कि ये फंक्शन एक्सेप्ट करेगा। तो ये मैं करता हूँ यहाँ पे, और मैं इसको भेज देता हूँ प्रिंट करवा दो बटन क्लिक्ड, और आखिर पे सेमीकोलन आ गया। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये आप देख सकते हो बटन क्लिक्ड आपके सामने आ गया। अब ये क्या है कि एलिवेटेड बटन क्या करता है, जब आप फ्लटर में काम करोगे ये स्क्रीन के ऊपर एक बटन रेंडर करके लाएगा। तो जब उस बटन के ऊपर क्लिक होगा, हमने अपनी फंक्शनैलिटी, आपने अपनी फंक्शनैलिटी डिफाइन की, मैंने अपनी फंक्शनैलिटी डिफाइन की, लेकिन एलिवेटेड बटन को मैंने भी यूज़ किया, एलिवेटेड बटन को आपने भी यूज़ किया। और हमने अपनी अपनी फंक्शनैलिटी कैसे डिफाइन की, हमें ऑन प्रेस्ड के पैरामीटर ने इनेबल किया कि मैं अपनी फंक्शनैलिटी डिफाइन कर सकूं, क्योंकि एलिवेटेड फंक्शन इज़ अ हायर ऑर्डर फंक्शन, और इसका ऑन प्रेस्ड पैरामीटर जो है वो एक फंक्शन को एक्सेप्ट कर रहा है, एक एनोनिमस फंक्शन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो मैंने उसके अंदर एक फंक्शन पास किया, अपनी फंक्शनैलिटी बटन क्लिक लिखा, आपने अपनी फंक्शनैलिटी देंगे, आप शायद उसको लॉगिन करा रहे हो उस बटन के क्लिक पे, या एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के ऊपर भेज रहे हो। तो वो हर किसी की अपनी रिक्वायरमेंट है, लेकिन उनके डिफ़ॉल्ट फंक्शन के अंदर ये वाली फंक्शनैलिटी हायर ऑर्डर फंक्शन के थ्रू आ चुकी है कि वो एक फंक्शन को एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। और फिर आप देखें कि ये जो प्रिंट है, ये जो फंक्शन है, ये अभी कॉल नहीं हुआ, ये कॉल जाके होता है कहाँ पे, आपके इस एलिवेटेड बटन के फंक्शन के अंदर, इस पॉइंट पे इसको कॉल जाती है, और फिर वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है। अच्छा, अब इसी की एक और जेनेरिक एग्जांपल लेके हम चलते हैं कि वो जो कैलकुलेटर का प्रोग्राम आप किया करते हैं, और उसमें आपको ये भी समझ आ जाएगी कि किस तरह से ये जो फंक्शन है ये पैरामीटर्स भी एक्सेप्ट कर सकता है। अभी तो हमने ये जो हायर ऑर्डर फंक्शन को एक पैरामीटर में फंक्शन पास किया है, लेकिन इसको हमने, इस फंक्शन को हमने पैरामीटर्स नहीं दिए। तो अगर इस फंक्शन को पैरामीटर्स देने हो तो उसके लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे, और इसके लिए यहाँ पे हम आ जाते हैं। ये जो एलिवेटेड बटन वाला हमने बनाया था इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन हम बनाते हैं बड़ा जेनेरिक सा। हम कहते हैं एक ऐसा फंक्शन होगा जो कुछ रिटर्न तो नहीं करेगा। ये तो हम बात करें कि हम कैलकुलेटर बनाने जा रहे हैं, शायद वीडियो पास हो गई थी। हम कैलकुलेटर बनाने जा रहे हैं, और उस कैलकुलेटर के अंदर हम एक ही मेथड होगा कैलकुलेटर का, और उसको ना सिर्फ वैल्यूज़ दी जाएंगी जिनके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसके साथ साथ ऑपरेशन भी दिया जाएगा। और वो क्या होगा, एक फंक्शन होगा जो अलग से डिफाइन किया गया होगा। तो मैं कहता हूँ जैसे कि इंटीजर टाइप का वो रिटर्न किया करेगा आपको वैल्यू, तो फंक्शन में कह देता हूँ, और वो दो वैल्यूज़ ले रहा है इंटीजर टाइप की, और उसका नाम है ऑपरेशन। अब हम इस फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर हम देखेंगे कि एक इंटीजर टाइप का रिजल्ट इज इक्वल टू ऑपरेशन। अच्छा जी, अब हम इस ऑपरेशन को क्या भेजेंगे यहाँ से, ए एंड बी।
ये जो दो वैल्यूज़ हमें आ रही हैं ये हम इसको सेंड कर देंगे और प्रिंट करवा देंगे रिजल्ट इज डॉलर रिजल्ट। अच्छा जी, कैलकुलेटर का फंक्शन हम बना रहे हैं, वो दो पैरामीटर्स ले रहा है, इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल्स, और फिर उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, लेकिन ऑपरेशन भी हम उसको पास करेंगे पैरामीटर्स में, हम बताएंगे कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो अगर ऐड का, अब जैसे ये देखें नीचे ऐड का फंक्शन बना हुआ है, इसी तरह से मैं एक सब्ट्रैक्ट का फंक्शन भी बना देता हूँ, और वो क्या करेगा, वो भी दो पैरामीटर्स लेके उनको माइनस कर देगा। अब हम आ जाते हैं, ये दो फंक्शन हमने बनाए। अब आप देखोगे कि क्या पावर है हायर ऑर्डर की, कि मैं कैलकुलेटर का फंक्शन कॉल करूँगा और उसको पास करूँगा वैल्यूज़, कोई भी वैल्यूज़ आप दे सकते हो। मैं दे रहा हूँ 40 एंड 30, ये दो वैल्यूज़। अब तीसरा वो पैरामीटर क्या कह रहा है, और अगेन इसके साथ आप नेम भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो मैं इसको अगर नेम बनाना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, खैर अभी के लिए आप इसी से कंटिन्यू करें। पहली वैल्यू आ गई, दूसरी वैल्यू आ गई, तीसरा वो मांग रहा है कि मुझे फंक्शन दो, फंक्शन का नाम दो। तो यहाँ से हम उसको फंक्शन पास कर रहे हैं। पहले हम यहाँ पे डायरेक्टली एनोनिमस फंक्शन यूज़ कर रहे थे, अब हम इसको फंक्शन पास करेंगे जो अलग कहीं और बना हुआ है। तो मैं यहाँ से फंक्शन का नाम इसको पास करूँगा कि आप ऐड के फंक्शन को कॉल करें। तो आप देखें कि ऐड का फंक्शन यहाँ से कॉल किया गया है, और अब हम इसका रिस्पॉन्स देखते हैं। तो ये आपके सामने रिजल्ट इज़ 70 आ चुका है। लेकिन यहाँ पे जो कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि वो ऐड का फंक्शन यहाँ से कॉल करने लग जाते हैं, ये नहीं करना। हमने जस्ट फंक्शन पास करना है, फंक्शन का नाम पास करना है यहाँ से, जैसे हम एनोनिमस फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ से पास करते थे पहले, ऐसे करके। लेकिन अब हम यहाँ पे एक फंक्शन हमने बना के रखा हुआ है ऐड का, उसको हम पास कर देते हैं। तो वो ये फंक्शनलिटी क्या करता है, यहाँ से ऐड का फंक्शन लेता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंट ऐड, और इंट फंक्शन, और ये ऑपरेशन की जगह पे ऐड आ जाएगा। अब यहाँ पे आके वो ऐड को कॉल करेगा। ऐड दो वैल्यूज़ एक्सेप्ट कर रहा है, ए और बी। उसको दो ए और बी कहाँ से मिलेंगी, ये वाली ए और बी मिलेंगी, जो कि 40 और 30 थी। अब ये इसके ऊपर यहाँ से आपकी कॉल ऑपरेशन से, यानी यहाँ पे ऐड आ चुका है, यहाँ से आपकी कॉल चली जाएगी। आप देखोगे यहाँ पे नीचे ऐड के ऊपर इस पॉइंट पे ये जो ऐड को कॉल आ रही है, इस फंक्शन को जो कॉल आ रही है, ये बात समझने वाली है, ये कहाँ से आ रही है। इस ऐड को जो कॉल आ रही है वो कॉल, इस फंक्शन को भी निकाल देते हैं थोड़ा सा। अच्छा जी, अब क्लोज हो गया। इस ऐड को जो कॉल आ रही है वो कॉल यहाँ से नहीं आ रही, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से कॉल कैलकुलेटर को जा रही है, ये जो कैलकुलेटर का फंक्शन है, और वो एक्सेप्ट कर रहा है एक फंक्शन को, हमने ऐड दिया है। अब यहाँ से कॉल ऐड यहाँ पे आ जाता है ऑपरेशन की जगह पे, तो यहाँ से कॉल ऐड को जाती है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से। तो अब ऐड के पास कॉल आ गई, इसको ए और बी मिल गए, 40 और 30 मिल गए जो हमने यहाँ से पास किए, उसने सम करके रिटर्न कर दिया एरो फंक्शन के थ्रू, और इंटीजर टाइप की वैल्यू है, वो वैल्यू वापस आई इस पॉइंट पे और आर ई एस के अंदर स्टोर हो गई, और फिर हमने उसको आउटपुट के अंदर डिस्प्ले कर दिया। अच्छा, अब जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि इसकी पावर क्या है। अब हमने ये जो काम कर लिया है ना, इस ऐड की जगह पे अगर मैं सब्ट्रैक्ट दे दूँ ना, तो ये सब्ट्रैक्ट की फंक्शनैलिटी भी परफॉर्म करेगा रन करते हैं। ये देखें 10 आ गया रिजल्ट में। इसी तरह से मैं डिवाइड मल्टीप्लाई की, तो क्या हो गया, मेरी एक तरह से रीयूजेबिलिटी भी हो रही है, और हमने लॉजिक को डिवाइड भी कर दिया है। यानी जब ये वाला कैलकुलेटर वाला फंक्शन परफॉर्म हो, तो उसके अंदर से आप दूसरा कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, यानी वो दो वैल्यूज़ को लेके जा रहे हैं और उसके साथ ऑपरेशन भी लेके जा रहे हैं कि क्या ऑपरेशन उनके ऊपर परफॉर्म करना है, और वो ऑपरेशन हमने अलग से डिफ़ाइन किया हुआ था। जस्ट वो वाला फंक्शन उन पैरामीटर्स के साथ कॉल हो गया है कैलकुलेटर के फंक्शन में से। तो ये हायर ऑर्डर की एक और बेहतर और अच्छी एग्जांपल है, और इसमें दो नई चीज़ें आपने देखी कि अगर आपने अपना बनाया हुआ फंक्शन यूज़ करना है, एक तो हम एनोनिमस यूज़ कर रहे थे
जो कॉल बैक के लिए यूज़ हो रहा था। यहाँ पे भी एक तरह से ये कॉल बैक ही है, नहीं एक फंक्शन में से आप दूसरे फंक्शन की फंक्शनैलिटी को गेट कर रहे हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन दो नई चीज़ें क्या हैं कि ये वो वाला हायर ऑर्डर के अंदर ये वो वाला पैरामीटर के अंदर आने वाला फंक्शन है जो ना सिर्फ पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन ये इसकी कोई रिटर्न टाइप भी है वॉइड से हट के। तो हमने देखा कि उसका फिर यहाँ पे किस तरीके से आपने दो पैरामीटर्स हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अगेन नेम हो सकते हैं या पोजीशन हो सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये डिस्कशन थी हायर ऑर्डर की। आगे हम देखेंगे जैसे एलिवेटेड बटन के अंदर आपने देखा, इसी तरह से आई थिंक लिस्ट स्टाइल के अंदर ऑन टैप होता है। यानी फ्लटर के अंदर बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप हायर ऑर्डर फंक्शंस को यूज़ कर रहे होते हैं। वो हायर ऑर्डर फंक्शन होते हैं क्योंकि वो पैरामीटर में फंक्शन एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो अब इसकी दूसरा जो केस स्टडी है वो क्या है, वो वाला फंक्शन जो कोई फंक्शन रिटर्न करे। पहले वेरिएबल्स रिटर्न किया करता था, कोई फंक्शन रिटर्न करे। अब हम उस एग्जांपल को भी देख लेते हैं। पैरामीटर वाला आप देख चुके हैं कि किस तरह से पैरामीटर में फंक्शन भेजा जा सकता है और उस फंक्शन की एग्जीक्यूशन के दौरान वो फंक्शन भी एग्जीक्यूट हो जाता है जो पैरामीटर में आ रहा होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है वो फंक्शन रिटर्न होगा किसी एक फंक्शन से, हायर ऑर्डर फंक्शन से। अच्छा, उस डिस्कशन पे जाने से पहले लास्ट पॉइंट यहाँ पे देखना ज़रूरी है कि यही इसको कॉल बैक भी आप कह सकते हैं, एक तरह का कॉल बैक भी है। कैसे? मैं कहता हूँ कि एक फंक्शन है जो करता है फेच डाटा और उसको हम एक फंक्शन और भेज रहे हैं और उसका हम कहते हैं इनेबल स्क्रीन, उसका नाम है। ठीक है, इससे आपको अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी फ्लटर को माइंड में रखते हुए। तो हम कहते हैं प्रिंट कराते हैं फेचिंग डाटा और यहाँ पे कुछ कमांड्स हैं जो डाटा फेच कर रही हैं, ठीक है। और उन कमांड्स ने डाटा फेच कर लिया यहाँ पे फेच करने के बाद पहले आपकी स्क्रीन डिसेबल थी, तो हम कहते हैं जब डाटा फेच हो गया, अब इस पॉइंट पे आके हम कहते हैं कि इनेबल कर दो स्क्रीन को। यानी एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि इस तरह से ये एज अ कॉल बैक भी काम करता है कि ये वाली फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो जाए तो अब आप कॉल बैक को कॉल कर लो। यानी यहाँ पे स्क्रीन इनेबल की बात कर रहा हूँ। इस तरह से कोई और भी आपकी कोई सिनेरियो हो सकता है, उसमें आप इसको यूज़ करते हो। तो ऐसे सिनेरियो में हम कहते हैं कॉल बैक कि जब ये इवेंट अगर हो और ये इवेंट की कंप्लीशन हो जाए या किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर पहुँच जाए, तो फिर उसके बाद ये कॉल बैक ट्रिगर हो जाए। शायद कि उस कॉल बैक की बेस पे, जैसे मैं यहाँ पे स्क्रीन को इनेबल कर रहा हूँ कि डाटा लोड हो चुका है, अब आप स्क्रीन को यूज़ कर सकते हो। शायद कि किसी दरमियान में किसी पॉइंट पे आप कोई और एक्शन परफॉर्म कर रहे हो और उस एक्शन के थ्रू उस डाटा को यूज़ करते हुए जो डाटा लोड हुआ है कोई और आपने एक्शन परफॉर्म किया कॉल बैक के थ्रू और फिर आपने मज़ीद कोई और प्रोसेसिंग की, ये भी मुमकिन है। अब हम बात करेंगे कि वो वाला फंक्शन जो किसी फंक्शन को, अब हम बात करेंगे कि वो कि फंक्शन जब किसी फंक्शन को रिटर्न करे, तो जब वो रिटर्न करेगा फंक्शन को तो फंक्शन की रिटर्न टाइप हो जाएगी सिंपली फंक्शन। ठीक है जी। अब हम कहते हैं कि फंक्शन का नाम, तो हम एक एग्जांपल को लेके चलते हैं ताकि समझना इसको आसान हो। सपोज हम ये कहते हैं कि एक क्या एक फंक्शन रिटर्न करेगा और इस फंक्शन का अपना जो नाम है वो है मल्टीप्लाई बाय। और मल्टीप्लाई बाय से क्या मुराद है कि एक नंबर किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं इसको कह देता हूँ कि ये एक नंबर एक्सेप्ट करेगा। फंक्शन का नाम हो गया मल्टीप्लाई बाय और ये किसी नंबर को एक्सेप्ट कर रहा है। तो अब हम कह रहे हैं कि ये क्या करेगा, एक फंक्शन को रिटर्न करेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट में एक एनोनिमस फंक्शन मैं बनाता हूँ और वहाँ पे एक वो एनोनिमस फंक्शन एक वेरिएबल को एक्सेप्ट कर रहा है और ये रिटर्न स्टेटमेंट का सेमीकोलन आ गया। अब एनोनिमस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि वो मल्टीप्लाई कर रहा है, रिटर्न करेगा किस चीज़ को, रिटर्न कर रहा है एन को मल्टीप्लाई करके नंबर के साथ। अब जो डेफिनेशन है हायर ऑर्डर की
कि एक फंक्शन को एक्सेप्ट करता है वो हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं कि वो फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। तो अगर यहाँ पे आप इसको देखें कि फंक्शन को रिटर्न करवाने के लिए उसकी टाइप देनी पड़ेगी फंक्शन, और यहाँ पे वो रिटर्न स्टेटमेंट में कोई फंक्शन रिटर्न कर रहा है जो कि एक एनोनिमस फंक्शन है। अब इसका यूज़ केस देखते हैं कि कहाँ पे इसको कॉल किया जाएगा, कहाँ पे यूज़ किया जाएगा। अच्छा, अभी आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे इसको कॉल किया है, ठीक है जी। इन टाइप करके मैंने कहा एक डबल इट, यानी हमने एक ऐसी फंक्शनैलिटी बना ली है जिसको यूज़ करते हुए हम पहले ये डिसाइड करेंगे कि हमने जो है नंबर को क्या करना है, डबल करना है या ट्रिपल करना है, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट कॉल में एक्चुअली वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखो तो एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है कि जो ये मल्टीप्लाई बाय है, जब यहाँ पे कॉल जाएगी तो इसको क्या मिलेगा, 2 यहाँ पे नंबर के अंदर, और फिर ये एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है। तो फंक्शन जब रिटर्न हो रहा है उसको इंटीजर टाइप में आप स्टोर नहीं करवा सकते, आप उसको var टाइप में स्टोर करवाएंगे। और यहाँ पे ये बात भी क्लियर हो जाती है कि var टाइप आपको कितनी कैपेबिलिटी दे देता है, क्योंकि आप एक फंक्शन को इसमें स्टोर करवा सकते हो। अच्छा, अब उसके बाद हम एक्चुअली जो फंक्शनैलिटी है हम उसकी बात करेंगे, और हम यहाँ पे कहेंगे कि डबल कर दो किसको, और वो नंबर हम प्रोवाइड कर देंगे। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे जो मल्टीप्लाई बाय लिखा हुआ है यहाँ पे वो सारी फंक्शनैलिटी अभी आ चुकी है। डबल इट क्या स्टोर कर रहा है, इस सारी फंक्शनैलिटी को यहाँ पे मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। डबल इट के अंदर एक लाइन में अगर हम इसको ले आए तो डबल इट इस वक्त ये स्टोर कर रहा है। डबल इट क्या स्टोर कर रहा है, ये पूरी फंक्शनैलिटी। और अभी यहाँ पे नंबर के साथ ऑलरेडी एसोसिएट हो चुका है 2, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई बाई को 2 पास कर दिए यहाँ पे। तो नंबर में 2 आ चुका है, बाकी फंक्शनैलिटी अभी परफॉर्म होनी रहती है। अब वो कैसे परफॉर्म होगी, जब मैं इसको एज ए फंक्शन कॉल करूँगा। किसको, ये जो अंदर वाला फंक्शन है ये वाला, अब ये स्टोर हो चुका है किस में, डबल इट में। तो मैं डबल इट को जब ऐसे फंक्शन कॉल करूँगा तो वो कॉल यहाँ पे जाएगी, लेकिन डबल इट को मुझे एक नंबर भेजना पड़ेगा। सपोज मैं कह देता हूँ 20 और सेमीकोलन, लेकिन यहाँ पे इसको मुझे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के प्रिंट भी करवाना पड़ेगा। मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, डबल इज इक्वल टू दिस, और फिर मैं प्रिंट करा देता हूँ डबल को। अब इसको रन करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे 40 आ चुका है। तो किस तरह आपने देखा कि एक फंक्शन जो है हायर ऑर्डर फंक्शन, वो फंक्शन रिटर्न कर रहा है और फिर हम उस फंक्शन को दोबारा कॉल भेज रहे हैं। यानी कि हमने मल्टीप्लाई बाय का फंक्शन डिफाइन किया, तो फंक्शन मल्टीप्लाई बाय का है, लेकिन वो रिटर्न क्या कर रहा है, एक फंक्शन, और ये खुद एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, और उसमें हम नंबर ले रहे हैं, और फिर यहाँ से जो फंक्शन रिटर्न हो रहा है एक एनोनिमस फंक्शन है। तो जब हम इसको कॉल करते हैं और जो वेरिएबल इसको कॉल करके वैल्यू स्टोर करवा रहा होता है, उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू नहीं जाती, ये फंक्शन पूरा चला जाता है। यहाँ पे आप देखें मल्टीप्लाई के बाय की जगह पे पूरा फंक्शन आ चुका है, और उसके पास सिर्फ अभी इंफॉर्मेशन जो मौजूद है वो नंबर उसके पास मौजूद है। बाकी ये सारी प्रोसेसिंग होनी अभी रहती है। तो ये प्रोसेसिंग कब होगी, जब हम डबल इट का जो वेरिएबल बनाया है इसको एज ए फंक्शन यूज़ करेंगे। तो मैं डबल इट को एज ए फंक्शन क्यों यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि अब ये डबल इट की टाइप क्या बन चुकी है, एक फंक्शन। और आपको पता है कि जब var की टाइप पहली बार जब हम वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं तो वो फिर इसके साथ एसोसिएट हो जाती है, और फिर हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो डबल इट एक फंक्शन बन चुका है, अब इसको मैं एज ए फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। लेकिन ये क्या है, ये फंक्शन एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है n, वो मुझे यहाँ से पास करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए और समझाने के लिए आपको कि कौन सी कॉल कहाँ पे जा रही है, तो मैं नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स को चेंज करके आपके सामने बताता हूँ। अगर मैं इस डबल इट के अंदर 2 पैरामीटर्स पास कर दूँ, ठीक है जी, इसका मतलब है कि मुझे कौन सी डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी, ये जो इसके अंदर यहाँ पे फंक्शन मौजूद है इसकी डेफिनेशन को चेंज करना पड़ेगा।
n1 और मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करवा देता हूँ n1 के साथ। अब आप देखेंगे कि आपकी जो वैल्यू है वो मज़ीद 3 के साथ मल्टीप्लाई होके 0.20 हो जाती है। और उसकी रीज़न क्या है? 20 × 3। अब ये डेफिनेशन यहाँ पे ये हो चुकी है जो नीचे है, दिस वन। n के अंदर क्या आ रहा है? ऊपर हम देखते हैं n के अंदर आ रहा है 20 और नंबर के अंदर आ रहा है 2, यानी ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन रहा है 20 × 2 × n1 के अंदर हमने भेजा 3। तो फिर ये कैलकुलेशन सारी होके आपके सामने उसका रिजल्ट नीचे आ रहा है 120। इसका रिजल्ट 120 ही आता है। अब अगर कोई पैरामीटर ऊपर वाले के साथ भेजना हो यहाँ पे आपने, तो वो भी आप इसी तरह से अपेंड कर सकते हैं। लेकिन इसके थ्रू आपको क्लियर क्या हुआ कि जो दूसरी वाली कॉल है ये एक्चुअली उस फंक्शन को जा रही है जो फंक्शन रिटर्न हुआ है। पहले ये फंक्शन कॉल हुआ, इसने एक फंक्शन रिटर्न किया और वो फंक्शन स्टोर हो गया उस वेरिएबल के अंदर जिसके अंदर हमने स्टोर करवाया। उसके बाद उस वेरिएबल को हमने कॉल किया और उसको वो पैरामीटर्स उतने ही पास करने पड़ेंगे, अगर नहीं है कोई तो नहीं पास करेंगे जितने के उस फंक्शन के अंदर दिए गए हैं जो रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो अब उसकी डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। मैं उसको पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे ताकि क्लियर हो जाए। ये डेफिनेशन हो चुकी थी उसकी 2 पैरामीटर पास करने के बाद। तो अब यहाँ पे ये चीज़ स्टोर्ड है। यहाँ पे दिस वे। तो जब मल्टीप्लाई बाय को कॉल जाती है तो ये चीज़ आ जाती है, सिर्फ नंबर में 2 मिल जाता है। और फिर जब दूसरी बार कॉल जाती है डबल इट को, तो डबल इट की कॉल अब चूँकि यहाँ पे स्टोर्ड ये सारा कुछ है तो इस फंक्शन को कॉल चली जाती है और उसके बाद जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। अब हम ये देखेंगे कि इसका कोई यूज़ केस ज़रूर होना चाहिए। समझ लिया हमने कि फ़ंक्शन है जो कि एक फ़ंक्शन को रिटर्न कर रहा है और किस तरह से उसको हम यूज़ करते हैं, कैसे पैरामीटर्स पास करते हैं, लेकिन अब इसका यूज़ केस पता होना भी ज़रूरी है। अच्छा, इसके यूज़ केस को समझने के लिए पहले हम ये करते हैं कि यहाँ से ये जो हमने नई फंक्शनैलिटी पैरामीटर्स की ऐड की थी इसको हटा देते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए थी। रेड कर देते हैं इसको और अब हमारे सामने वो पुरानी सिचुएशन आ गई है कि नंबर डबल हो रहा है, 40 हो रहा है। अब हम ये देखते हैं कि आप इसको इस तरह से समझें कि ये मल्टीप्लाई बाय आपने इनिशियली एक आप मशीन सेट कर लेते हैं और नीचे आप जिस नंबर को डबल करना चाहते हो आप उसको कर सकते हो। ठीक है जी। अगर ये वार के अंदर मैंने पहले डबल किया था इसको, अब अगर मैं दोबारा किसी और नंबर को डबल करना चाहूँ तो यहाँ पे आके मैं अगेन 50 को डबल अगर करना चाहता हूँ तो क्या वो भी डबल हो जाएगा? डेफिनेटली वो भी डबल हो जाएगा। यहाँ पे 100 आ रहा है। तो अब आप देखें कि मैंने एक तरह से वो मशीन बना दी है और उस मशीन को मैं रीयूज़ कर रहा हूँ। ठीक है जी। डबल इट यानी क्या था, डबल इट के अंदर वो फंक्शनैलिटी आ चुकी है, वो सारा फंक्शन जो परफॉर्म जो हमने बनाया। यहाँ पे तो एक स्टेटमेंट या 2 स्टेटमेंट्स हैं, यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके पास बहुत बड़ी फंक्शनैलिटी है और उसको आप एक जगह पे लेके आ गए और एज ए मशीन आपने उसको बना लिया है। अब आप उसको यूज़ करते हुए किसी दूसरी चीज़ के ऊपर कोई और ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह से हम इसको एक और भी काम कर सकते हैं, इसको हम ट्रिपल कर सकते हैं। यहाँ पे 3 दे देंगे तो वो फंक्शनैलिटी नीचे वाले तमाम के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो ये तो एक वो यूज़ केस है जो सामने नज़र आ रहा है हमें। अच्छा, अब एक रियल एग्जांपल देखते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाए कि फंक्शन कहाँ पे रिटर्न करने से हमें क्या फ़ायदा होगा। तो हम एक यूज़ केस होता है कि आप डिफरेंट फॉर्म्स जब फिल करते हो तो वहाँ पे मिनिमम लेंथ का एक चेक लगा हुआ होता है कि आप कम से कम इतने करेक्टर्स आप एंटर कर सकते हो। तो हम उसके लिए एक फ़ंक्शन बनाते हैं और वो फंक्शन रिटर्न करेगा और हम ये कहते हैं कि वो क्या करता है, मिनिमम लेंथ वैलिडेट मिनिमम लेंथ हम ये उसका नाम रख देते हैं। और ये क्या करेगा, कोई इसको हम नंबर पहले दे देते हैं कि कितनी लेंथ होनी चाहिए
और ये रिटर्न करेगा एक फंक्शन, लेकिन ये नंबर तो हमें ये बताएगा कि कितनी लेंथ होनी चाहिए, लेकिन चेक किसको करना है? एक स्ट्रिंग को चेक करना होगा। सपोज हम कहते हैं एस एक स्ट्रिंग है, और अब यहाँ पे हम वो लॉजिक लगाएंगे कि किस तरह से आप स्ट्रिंग को चेक कर सकते हैं। अच्छा, जो नाम है वो मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। जैसे मैंने नंबर रखा है, तो आप इसको मिनिमम लेंथ भी कह सकते हैं, मिन लेंथ, जो आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर डिसाइड की हुई है। तो अब मैं यहाँ से स्ट्रिंग को कहता हूँ कि रिटर्न करवा दो अगर एस डॉट लेंथ जो है वो एस डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम के है, तो इसको आप रिटर्न करवा दें। सॉरी, यहाँ पे मिनिमम लेंथ के इक्वल अगर है तो आप इसको रिटर्न करवा दो, तो रिटर्न स्टेटमेंट का सेमीकोलन एंड पे आ जाएगा। अब ये एक ऐसा फंक्शन है जो फंक्शन रिटर्न करता है, लेकिन ये क्या है, वैलिडेट करता है मिनिमम लेंथ को। तो हम कहते हैं कि मिनिमम लेंथ जो सेट कर दी गई है, अब जो आने वाली जो भी स्ट्रिंग है उसके ऊपर आप मिनिमम लेंथ को चेक कर सकते हैं। अब इसको ज़रा कॉल करके हम देखते हैं जी। तो अब मैं इसको कॉल करके देखता हूँ। मैं यहाँ से कहता हूँ कि चूँकि ये फंक्शन रिटर्न करेगा तो टाइप मुझे var रखनी पड़ेगी, तो मैं कहता हूँ पासवर्ड वैलिडेट पासवर्ड इज इक्वल टू, तो आपको पता है कि हम वैलिडेट मिनिमम लेंथ का फंक्शन कॉल करेंगे तो वो मिनिमम लेंथ मांग रहा है, हमने कह दिया कि 5 है। अब आप पिछले वाला जो लॉजिक है वो सामने लेके आए, तो यहाँ पे क्या आ चुका है, ये नीचे जो फंक्शनैलिटी डिफाइन की गई है ये आ चुकी है। तो अब हम वैलिडेट पासवर्ड का जो है वेरिएबल, ये एक फंक्शन बन चुका है, इसको हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं कहता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही मैं कॉल कर लेता हूँ ताकि मुझे नज़र आए, लेकिन पहले इसी तरह से करें वैलिडेट पासवर्ड, और इसको हम पास कर देते हैं क्या, कोई स्ट्रिंग जिसको मैंने चेक करना है। सपोज ABCDEF, ये 5 या 5 से ज़्यादा है। अभी मैं आउटपुट अगर रन करूँगा तो कुछ डिस्प्ले पे नज़र ना आए। रीज़न ये है कि मैंने इसको प्रिंट नहीं कराया। तो अगर मैं इसको प्रिंट करा दूँ तो आप देखो ट्रू आ रहा है। अगर मैं इसको इसकी लेंथ कम कर दूँ, 4 कर दूँ, तो फिर क्या होगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अब ये क्या बन चुकी है, वैलिडेट मिनिमम लेंथ मैंने आपको बताया था एक मशीन बन चुकी है। अभी मैंने किसके ऊपर अप्लाई किया, वैलिडेट पासवर्ड के ऊपर। अगर मैं इसी को, यानी यूज़र नेम भी आ रहा है, तो मैं वैलिडेट कहता हूँ कि किसको करो, यूज़र नेम को। और यहाँ पे यूज़र नेम के लिए हम कहते हैं कि लेंथ इसकी रिक्वायरमेंट सपोज 10 है, आप पे डिपेंड करता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम वैलिडेट करवा सकते हैं यूज़र नेम को, और यूज़र नेम जो भी यूज़र नेम इनपुट किया हुआ है, सपोज मिस्टर एलेक्स। अब इसका भी रिजल्ट आपके सामने उस तरह से नहीं आएगा जब तक मैं इसको प्रिंट नहीं करवाऊँगा। तो आप देखें वही मशीन बनी हुई है और उसको मैं रीयूज़ कर रहा हूँ 2 डिफरेंट केसेस के अंदर, 2 डिफरेंट सिनेरियोज़ के अंदर। तो अब आप देखें फॉल्स 2 बार आ रहा है, क्यों, एक तो पहले वाला है, एक दूसरे वाला है। अगर मैं इसकी 1 2 3 4 5 6 हो गया, 5 अगर मैं कर लूँ, एक ट्रू हो जाएगा और एक फॉल्स हो जाएगा। लेकिन पहला ट्रू हो गया, पहली कंडीशन मेट हो गई है, और दूसरा जो है वो फॉल्स है। चूँकि 10 मैंने करेक्टर्स नहीं दिए, मैंने कम करेक्टर्स दिए हैं, इस वजह से ये एरर आ रहा है। तो आपने एक मशीन बना ली, ठीक है, और उसने एक फंक्शन आपको दे दिया, और ये उसके साथ कोई पैरामीटर आपने पहले एसोसिएट कर दिया, और उसकी बेस पे फिर दूसरी चीज़ को आपने वैलिडेट कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये भी इसका एक यूज़ केस हो सकता है। इसी तरह से आप इसको मज़ीद डिफरेंट जगहों के ऊपर आप यूज़ कर सकते हो। तो ये वो दूसरा सिनेरियो था हायर ऑर्डर फंक्शन का, जब कोई हायर ऑर्डर फंक्शन किसी फंक्शन को रिटर्न करता है। तो 2 सिनेरियो,
कि या तो पैरामीटर्स में आप पास कर सकते हो या कोई हायर ऑर्डर फंक्शन किसी फंक्शन को रिटर्न करता है। वो दोनों सिनेरियोज हमने डिस्कस कर लिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हायर ऑर्डर फंक्शंस हैं इनकी डिस्कशन ऑलमोस्ट क्लोज हो जाती है। यही यूज़ हो रहे होते हैं आपकी मुख्तलिफ जगहों पे। फंक्शंस को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं या ज़्यादा फंक्शन एक्सेप्ट करने वाला सिनेरियो आपको नज़र आएगा, फंक्शन रिटर्न करने वाला सिनेरियो थोड़ा कम नज़र आएगा आपको फ्लटर के अंदर। तो अब मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। अब हम बात करेंगे लिस्ट की और उसके अलावा मैप की। उनको कमेंट आउट कर लेते हैं, दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अगर मुझे अभी हमने एक नाम स्टोर करवाया था, अगर मुझे 10 नाम स्टोर करवाने हो तो मैं क्या करूँगा? स्ट्रिंग टाइप का name1 is equal to अली, स्ट्रिंग टाइप का name2 is equal to एलेक्स, स्ट्रिंग टाइप का name3 is equal to किसी का नाम दे देते हैं जैसे कि जानवी, और इसी तरह से अप टू सो ऑन। यानी मुझे उन 10 के लिए ये काम करना पड़ेगा और फिर प्रिंट स्टेटमेंट में मुझे लिखना पड़ेगा name1 इसको एक्सेस करने के लिए, फिर प्रिंट स्टेटमेंट में मुझे लिखना पड़ेगा name2, फिर मुझे प्रिंट स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा name3। यानी कि मुझे बार बार वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़े। इसका आउटपुट भी देखते जाएं साथ। तो ये तो तीनों नाम आ रहे हैं, और जब ये ज़्यादा होते जाएंगे, 10 होंगे या 50 होंगे या 1000 होंगे, तो आप देख सकते हैं कि कितनी कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। कोड भी ज़्यादा लिखना पड़ रहा है और उसको मेंटेन करना, मैनेज करना भी मुश्किल हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में लिस्ट आ जाती है कि जब आपने एक तरह का डाटा स्टोर करना है और उसको एक नाम के अंडर ही आपको दे दिया जाएगा कि यहाँ पे आप इसको स्टोर कर दें। कैसे? आप लिखोगे लिस्ट का कीवर्ड और ये एंगल ब्रैकेट, यहाँ पे टाइप बताओगे। अगर स्ट्रिंग टाइप का डाटा स्टोर करवाना है तो स्ट्रिंग जैसे वेरिएबल में आप किया करते थे, और अगर नेम्स स्टोर करवाने हैं तो नाम लिस्ट का आप दे दोगे इज इक्वल टू, आप ये वाले ब्रैकेट्स को यूज़ करोगे यहाँ पे। जब भी ये ब्रैकेट्स आपको नज़र आए तो आप समझें कि लिस्ट की बात हो रही है। तो क्या हो गया? लिस्ट का कीवर्ड, अगेन लिस्ट का कीवर्ड, ये ज़्यादा बड़ा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। लिस्ट का कीवर्ड और उसके बाद उसकी टाइप और उसका नाम। तो वही नाम जो मैंने पहले यूज़ किए थे उनको मैं यहाँ पे अब डाल सकता हूँ एक नेम के अंडर। जो भी नाम थे, अब मैं इसको अगर प्रिंट कराऊँ तो मैं जस्ट नेम्स को प्रिंट कराऊंगा तो ये सारे मेरे पास आ चुके हैं, ये तीनों आ रहे हैं। और अगर एक एक करके करना हो तो मैं नेम्स में से इंडेक्स ले आऊँगा, और आपको पता है कि ये इंडेक्स इस तरह से दिया जाता है। ये जो ये वाली ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर आप इंडेक्स देते हो तो इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं। अगर मैं 0 दूँ तो क्या आ गया? अली। अगर मैं, यानी ये 0th लोकेशन है, जिस तरह एरे में हुआ करता था, ये 1 है और ये 2 है। अगर मैं 2 दे दूंगा तो जानवी आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी है तो क्या करेंगे? तो मैं सपोज नेम्स ऑफ 2 के अंदर इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मैं दे देता हूँ आयशा। तो क्या होगा? 0 1 2 इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू रीराइट हो जाएगी। और अगर मैं अब प्रिंट करवा दूँ इसी नेम्स ऑफ 2 को, या नेम्स की पूरी जो लिस्ट है उसको, तो तीसरे नंबर पे आप देखेंगे आयशा आ चुका होगा। ये आपके सामने है। तो वैल्यू को एक्सेस करना या वैल्यू को रीराइट करना या कोई नई वैल्यू डिफाइन करना, तो मैं नेम्स ऑफ 3 के ऊपर कोई और नाम लिख सकता हूँ, बिलाल। तो अब अगर नेम्स को प्रिंट कराऊंगा तो एक नाम और ऐड हुआ होगा। ये बेहतर हुआ है कि यहाँ पे एरर आ चुका है, इसलिए कि जो नेक्स्ट लोकेशन है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है जी, क्या हो रहा है? कंट्रोल वाई करते हैं इसको।
एरर आपके सामने आ जाए कि मैं 3 को एक्सेस कर रहा हूँ लेकिन 3 एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर आपने नई वैल्यू देनी है या किसी वैल्यू को रिमूव करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। एक रिक्वायरमेंट हमारे सामने आ गई है। अच्छा हुआ कि यहाँ पे एरर है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर हमने नई वैल्यू डालनी है तो हम लिखेंगे नेम्स डॉट, इसके साथ कुछ फंक्शन आपको मिल जाएंगे। आई थिंक ऐड का फंक्शन है, तो मैं ऐड करूँगा बिलाल। अब आप देखोगे कि जो नेक्स्ट इंडेक्स है वहाँ पे ये वैल्यू ऐड हो चुकी होगी। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये बिलाल ऐड हो गया है। यानी लिस्ट के अंदर अगर आपने कोई नई वैल्यू ऐड करनी हो ऑलरेडी बनी हुई लिस्ट के अंदर। असल में नॉर्मली होता क्या है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ बहुत कम ही होती हैं। आप यहाँ पे इस तरह से एक लिस्ट बना लेते हैं। अच्छा, तो उसके बाद आप नेम्स के अंदर ऐड करते जाते हैं। सपोज ने पहले अली ऐड किया डायनामिकली, चूँकि वैल्यूज़ आपकी क्या होता है कि यूज़र ने कोई इनपुट किया हुआ होता है या आप कहीं एपीआई से फेच करके ला रहे होते हैं, तो आप इस तरह से नॉर्मली पुश करते रहते हैं उसके अंदर, या उस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करके लिस्ट के अंदर आप डाल देते हो। तो अभी हम प्रिंट करवाएंगे तो आप एक चीज़ और देखोगे यहाँ पे कि 2 सेम नाम की एंट्रियाँ यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। क्या ये पॉसिबल है? येस इट इज़ पॉसिबल बिकॉज इट इज़ अ लिस्ट। तो लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट्स अलाउड हैं। तो आपने देखा मैंने 2 नाम ऐड किए, एक ही नाम 2 बार ऐड किया तो वो आपके सामने वहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन इसी तरह की, अब अच्छा इंटीजर की बात कर लेते हैं। अगर मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करवाना चाहता हूँ जैसे कि एजेस, तो मुझे यहाँ पे क्या प्रोविजन मिल गई है कि एज के अंडर ही में मल्टीपल एजेस स्टोर करवा सकता हूँ, या मार्क्स आप कह लो 20, 30, 40। और अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ यहाँ पे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे एज आ जाएगी 20, 30, 40। और अगेन इंडेक्स के साथ आप एक्सेस करना चाहो तो 0, 1, 2 आप एक्सेस कर सकते हो। 40 आ गया। और अगर अब मैं इसमें से 40 को रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा एजेस डॉट रिमूव, और यहाँ पे मैं वैल्यू भी दे सकता हूँ। तो मैं वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पे, सपोज मैं 40 को रिमूव करना चाहता हूँ। तो अब ये 2 एक्सेसिबल नहीं रहेगा। मैं जस्ट एजेस को प्रिंट कराता हूँ। अब आप देखो यहाँ पे 20 और 30 रह गया, यानी कि लिस्ट में वैल्यू डालना ऐड के थ्रू, रिमूव करना रिमूव के फंक्शन के थ्रू, और वैल्यू आप दे दोगे। और फिर हमने देख लिया बनाया कैसे जाता है, वो कितनी टाइप की हो सकती हैं। इसी की जगह पे आप वार भी यूज़ कर सकते हैं, डायनामिक भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक डिस्कशन यहाँ पे ये आई थी डुप्लीकेट्स की। तो हमने देखा था कि किस तरह हमने अली को 2 बार ऐड किया और वो ऐड भी होता गया। और यहाँ पे हमें कोई एरर भी देखने को नहीं मिला। ये जो कि एरर इसलिए दे रहा है, इसकी टाइप स्ट्रिंग वापस करनी पड़ेगी। तो ये डुप्लीकेट्स के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जो आपका लिस्ट है वो आपको डुप्लीकेट्स अलाउ करता है। लेकिन एक और चीज़ है जिसका नाम है सेट। लेकिन सेट के लिए ब्रैकेट्स ये वाली नहीं यूज़ होती हैं, ये वाली ब्रैकेट आप यूज़ करते हो। क्या आप सेट के अंदर ये हम इस तरह वैल्यू ऐड कर रहे हैं, पहली बात ये कि क्या ऐड का फंक्शन अवेलेबल है उसके साथ, क्या वो डुप्लीकेट्स को अलाउ करेगा? जी नहीं, ये एक ही बार है। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट्स भी करली ब्रेसेस आ गई हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं है। और उसके साथ कीवर्ड भी सेट का आ गया। बाकी फॉर्मेट इसका ऑलमोस्ट उसी तरह से है। तो ये भी एक चीज़ आपके सामने आ गई है। इन दोनों केसेस में आप देखते हो, अगेन अगर यहाँ पे इसको इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करना चाहें तो नेम्स ऑफ 0 आप लिखोगे। अच्छा, इसमें हम जब इस तरह एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो ये अलाउड नहीं है क्योंकि ये सेट है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो एक फंक्शन है एलिमेंट ऐड, और यहाँ पे आप इंडेक्स देते हो। सपोज मैं कहता हूँ 0th लोकेशन पे अगर कोई एलिमेंट पड़ा है तो मुझे वो रिटर्न कर दिया जाए, और मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो डिबग कंसोल के ऊपर अली आ रहा है। और अगर मैं दूसरे वाले को चेंज करके बिलाल कर लेता, रन करता, तो आप देखो कि 0 पे अली ही आ रहा है। लेकिन अगर मैं 1 करूँगा तो बिलाल आ जाएगा, यानी ये 0 पे पड़ा है, ये 1 पे पड़ा है। और अगर मैं 2 करूँगा तो एरर आ जाएगा कि ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। देखिए यहाँ पे एरर आ चुका है। अच्छा जी, इसको वापस नॉर्मल कर लेते हैं। इन दोनों केसेस में एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है
और वो ये है कि दोनों में आपके इंडेक्स सिस्टम ने डिफाइन कर दिए, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, दीज आर डिसाइडेड बाय द सिस्टम। अच्छा, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जैसे आप कोई डाटा स्टोर कर रहे होते हो तो आप अपनी मर्जी के एट्रीब्यूट्स चाहते हो कि हो सिस्टम के अंदर, जैसे किसी का नाम हो सकता है, एक पूरा एक ऑब्जेक्ट जैसे आप बनाते हो, तो आप ये कहते हो मेरी मर्जी का इंडेक्स हो और मर्जी की वैल्यू हो। तो अगर एरे की बात करें तो वहाँ पे एसोसिएटिव एरे हुआ करती थी, यहाँ पे उसके लिए एक चीज़ है जिसका नाम है मैप। ठीक है जी। अच्छा, मैप को कैसे डिसाइड करेंगे? तो डेफिनेटली आप दो चीज़ें स्टोर कर रहे हो, एक है की और दूसरी है वैल्यू। तो मैं कहता हूँ की टाइप स्ट्रिंग और जो वैल्यू है उसकी टाइप भी स्ट्रिंग। अभी के लिए, आगे हम इसको में और भी कुछ देखेंगे। तो मैं इसको कहता हूँ कि दोनों स्ट्रिंग टाइप के हैं और उसके बाद नाम यहाँ पे रख लेता हूँ कि कोई स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, इज इक्वल टू अगेन यहाँ पे यही वाली करली ब्रेसेस यूज़ होंगी, और लेकिन अब यहाँ पे फॉर्मेट समझने वाला है। मेरी मर्जी का की या इंडेक्स, जबकि पहले था 0 और 1, मैं इसको चेंज नहीं कर पा रहा था, तो अब मेरी मर्जी का, जैसे मैं कहता हूँ नेम कॉलन, और अब देखो मैं नेम लिख रहा हूँ तो क्या आ रहा है एरर, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे उसकी टाइप स्ट्रिंग डिफाइन की हुई है। तो मुझे यहाँ पे इसको नेम को किस में रखना पड़ेगा? डबल कोट्स के अंदर रखना पड़ेगा। और आगे मैं वैल्यू क्या दे सकता हूँ अपनी मर्जी की कोई भी, जैसे कि एलेक्स, लेकिन वैल्यू मर्जी की होगी, टाइप मर्जी की नहीं होगी। टाइप ऑलरेडी हमने यहाँ पे बताई हुई है कि वो स्ट्रिंग है। अच्छा, नेम हो गया, कॉमा, अगेन ये पेयर चलेगा। आप देखें, ये है कॉलन से पहले, इसको बोला जाता है की या इंडेक्स, और कॉलन के बाद जो चीज़ है इसको कहा जाएगा वैल्यू। तो अब मैं दूसरी यहाँ पे दे देता हूँ एज, और अगेन इसको डबल कोट्स में रखूँगा, कॉलन। अब एज नंबर में है, लेकिन चूंकि यहाँ पे टाइप क्या है, स्ट्रिंग, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी डबल कोट्स के अंदर रखना पड़ेगा। अब थर्ड वैल्यू में कहता हूँ उसका ईमेल, और अगेन कॉलन, फिर डबल कोट्स में जो भी उसका ईमेल है, सपोज alex@gmail.com। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मैप, चूँकि ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो अगर मैं प्रिंट करवाऊँ नेम स्टूडेंट को, वो हम आउटपुट पे ज़रा चलते हैं और देखते हैं कि क्या आएगा। शायद कोई ब्रैकेट वगैरह का इशू हो गया है, इसको फिक्स कर लेते हैं जी। तो ये इशू फिक्स हो चुका है और ये आउटपुट आ रहा है इसका। अब अगर मैं किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके मैं नेम लिख दूंगा इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, तो मुझे इस पॉइंट पे नेम मिल जाएगा, ये एलेक्स आ गया। और अगर मैं कोई और इंडेक्स चाहूँ, देखें पहले 0 1 2 3 था, जिसको याद रखना या एसोसिएट करना या रेफ़र करना मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पे यूज़र डिफाइंड इंडेक्सेस आपको मिल गए हैं। अब मैं ईमेल से एक्सेस कर रहा हूँ तो आपके सामने ईमेल आ रहा है। तो ये किसने पॉसिबल किया? मैप ने। आप देखो मैप का कीवर्ड है और आगे आप टाइप डिफाइन कर रहे हो। अच्छा, एक प्रॉब्लम जो आई थी वो क्या थी कि एज आ रही है, लेकिन एज के अंदर मैं वैल्यू अपनी मर्जी की नहीं दे पा रहा, टाइप अपनी मर्जी की नहीं दे पा रहा। वैल्यू तो अपनी मर्जी की है, लेकिन टाइप मुझे स्ट्रिंग ही देनी पड़ती है। तो ऐसे केस में आपने डायनामिक पढ़ा था, यहाँ पे अगर मैं डायनामिक कर दूँ और इस जगह पे मैं डबल कोट्स ना यूज़ करूँ, तो आप देखोगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अगर मैं यहाँ पे एज को एक्सेस करूँ तो आप देखोगे कि एज आ जाएगी 20। तो डायनामिक ने आपको इनेबल किया कि आप वैल्यू में अपनी मर्जी की जो भी टाइप है या वैल्यू है वो आप लिख सकते हो। देखो टाइप भी अपनी मर्जी की एज पर डाटा, और जो वैल्यू है वो भी अपनी चॉइस की, जो भी वैल्यू आ रही है यूज़र की वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये है मैप। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, हम देखेंगे, ये तो हो गई डाटा टाइप्स जो यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम देखेंगे कि जो लूप्स हैं वो यहाँ पे, अभी अब तक हमने लूप की डिस्कशन नहीं की और वो मैंने तो उसको छोड़ दिया था कि हम आगे चल के उसको देखेंगे। लूप्स में आपने नॉर्मली पढ़ा होगा, फॉर लूप होता है जिसमें आप कहते हो इंट आई इज इक्वल टू स्टार्टिंग पॉइंट 0 और कहीं पे जाके उसने ख़त्म होना है, जैसे कि मैं कहता हूँ 20। फिर आप कहते हो
कि उस स्टार्टिंग पॉइंट से आगे एंडिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए कोई प्रोग्रेस दरमियान में होनी चाहिए, तो आप उसको प्लस प्लस करवाते हो और प्रिंट करवा देते हो आई को, जो क्या करता है, एक ही तरह का एक ही नेचर का काम है और बार बार हो रहा है, आप उसको लूप के अंदर डाल देते हो और फिर क्या होता है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये 20 नंबर प्रिंट हो जाते हैं। ठीक है, और ये लूप कंट्रोल वेरिएबल कहलाता है। इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, कोई एंडिंग पॉइंट होता है, वो दरमियान में प्रोग्रेस हो रही होती है, क्योंकि अगर प्रोग्रेस ना हो तो आप स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। तो इसलिए इसके 3 पार्ट हैं। और इसके अलावा आप इसको यूज़ करते हुए लॉजिक बनाते हो, पैटर्न्स यूज़ करते हो। आगे चल के आप देखोगे कि जैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, 50 हैं, 100 हैं, 100 हैं, या प्रोडक्ट्स का डाटा आ रहा है, वहाँ पे भी लूप चल रहा होता है। क्योंकि आपका विजुअली आप देखो तो प्रोडक्ट की पिक्चर एक जगह पे आ रही है, उसका नाम एक जगह पे आ रहा है, उसकी डिस्क्रिप्शन एक जगह पे आ रही है, बटन एक जगह पे आ रहा है, तो वो बॉक्स एक तरह का ही है, दरमियान में डाटा चेंज हो रहा है। तो आप क्या करते हो, वहाँ पे भी लूप का ही यूज़ कर रहे होते हो। तो फॉर लूप है, इसी तरह से वाइल लूप है। एक बेसिक सी डिस्कशन मैंने अपने सामने की है। अब हम बात करते हैं कि अ, इसी के अंदर फिर आप, अगर मैं चाहता हूँ कि ये है 0 से 20 तक जा रहे, मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ इवन नंबर्स प्रिंट हो, तो मैं कहता हूँ अगर आई जो है बड़ा है और बराबर है तो के, और ये हम पढ़ चुके हैं, आई जो है उसको डिवाइड करें टू पे तो रिमाइंडर में 0 आ रहा हो तो तब प्रिंट कराओ, अदरवाइज प्रिंट नहीं कराओ आई को। तो इवन नंबर्स यहाँ पे प्रिंट होंगे। ये आप देखो, सारे ऑड नंबर्स नहीं आ रहे, सारे इवन नंबर्स आ रहे हैं, 2 से लेकर 246 अप टू सो ऑन। तो इसी को अगर ऑड में कन्वर्ट करना हो तो बस एग्जैक्टली इक्वल टू 1 कर दोगे, यानी रिमाइंडर में 1 आ रहा हो तो ये ऑड नंबर्स को प्रिंट करना शुरू कर लेगा। ये देखिए, आप ऑड नंबर्स को प्रिंट कर रहे हैं, यानी कि लूप के अंदर आप फर्दर और स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स और ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट लूप हैं और जो यूज़ होते हैं डॉट के अंदर, वो कौन से हैं? वो हम कहते हैं फॉर इन लूप है एक, फॉर ईच एंड फॉर इन। तो फॉर इन को पहले देखते हैं, फिर फॉर ईच को देखेंगे। तो कहते हैं फॉर, जैसे ये मैप है, तो मैं स्टूडेंट एज, सॉरी, इसमें जो आपका वैल्यू स्टोर करेगा, एक, इसको हम कहते हैं, हाँ ठीक है, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है, तो एक टाइम पे वैल्यू आ रही है और मैं कहता हूँ इन स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट के डाटा में से। अच्छा, तो स्टूडेंट्स वो मैप के ऊपर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हमने एक लिस्ट बनाई है यहाँ पे नेम्स की अगेन, और आप देखो नेम, इसके अंदर 3 वैल्यू स्टोर्ड हैं। तो पहले हम क्या कर रहे थे, 0 1 2 करके एक्सेस कर रहे थे, जो कि एक अच्छा मेथड नहीं है। हम इसको लूप के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो डॉट के अंदर फॉर इन लूप में आप क्या करते हो, फॉर कीवर्ड है और जो करंट वैल्यू है उसके लिए एक वेरिएबल और उसी टाइप का जिस तरह की वैल्यू है। और इन नेम्स, नेम से क्या मुराद है, वो वेरिएबल या वो लिस्ट आइटम जो तमाम वैल्यूज़ को कंटेन कर रहा है। तो एक टाइम पे जब पहली बार लूप चलता है वो वैल्यू इसमें स्टोर कर देता है और वो प्रिंट होती है। अभी हम इसका आउटपुट देखते हैं। देखें, अली, बॉब एंड श्रिया तीनों आ रहे हैं। तो नेम्स के अंदर तमाम डाटा पड़ा हुआ है ये तीनों का। जब आपका लूप पहली बार चलेगा तो ये अली यहाँ से नेम में चला जाएगा और उसको प्रिंट हो जाएगा। दूसरी बार जब लूप चलेगा तो ये मूव करेगा बॉब के ऊपर और नेम में बॉब आ जाएगा और फिर वो प्रिंट हो जाएगा। फिर इसी तरह से श्रेया, और उसके बाद इसको कोई डाटा नहीं मिलेगा तो ये टर्मिनेट कर देगा। तो एक लूप ये है जिसको हम फॉर इन कहते हैं, और दूसरा है फॉर ईच। अच्छा, फॉर ईच के अंदर आप देखोगे कि ये एक तरह से हायर ऑर्डर फंक्शन भी है। फॉर ईच हम यूज़ करते हैं मैप के ऊपर, दोनों पे यूज़ किया जा सकता है। मैं बना लेता हूँ एक नई लिस्ट और उसकी टाइप इंटीजर रख देता हूँ और उसमें मैं मार्क्स स्टोर करवा देता हूँ और ये होंगे 50, देन 60, 70 प्लस 1। मैं कहता हूँ फॉर ईच, और फॉर ईच क्या करेगा, डायरेक्टली नहीं यूज़ किया था यहाँ पे आप कहते हो मार्क्स के ऊपर फॉर ईच करो और एक टाइम पे यहाँ पे एक्शन कह रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या करो, ये देखें, कोई फंक्शन आपने देना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा देता हूँ, एनोनिमस फंक्शन। तो ये देखो, फॉर ईच क्या है, एक लूप भी है और एक हायर ऑर्डर फंक्शन भी है। तो मैं इसके अंदर क्या दे रहा हूँ, एक
नंबर या n कह दो या मार्क के लिए m कह दो, तो वो यहाँ पे आ जाएगा और हम प्रिंट करा देंगे m को। तो ये देखिए आपके फॉर ईच के अंदर, अगर इसको मैं निकाल दूँ तो ये क्या है, ये फॉर ईच खुद है यहाँ पे, ठीक है जी, यहाँ तक। लेकिन जो फॉर ईच का फंक्शन है उसको आप एग्जीक्यूट करते हो लिस्ट के साथ डॉट करके, ये लिस्ट है डॉट फॉर ईच का फंक्शन, और ये लूप भी कर रहा है, और आप इसके अंदर एक एनोनिमस फंक्शन डिफाइन करते हो, और वो एनोनिमस फंक्शन क्या करता है, एक टाइम पे एक वैल्यू को लेता है इस लिस्ट में से, यानी मार्क्स में से एक वैल्यू को लेगा, और वो इस m के थ्रू जो पैरामीटर है वो चली जाएगी इस फंक्शन को। और अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ तो ये देखो 50, 60 और 70 आ रहा है यहाँ पे, और अगर इसके अंदर एक वैल्यू होगी सिर्फ तो वो एक वैल्यू को ही प्रिंट करके स्टॉप कर लेगा। ये देखिए 70 आ रहा है यहाँ पे। तो नई बात क्या है यहाँ पे कि फॉर ईच का लूप है, और वो लिस्ट के नाम के साथ डॉट करके आप फंक्शन की फॉर्म में कॉल करते हो, और डेफिनेटली आगे एनोनिमस फंक्शन वो एक्सेप्ट कर रहा है, ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। फॉर ईच इज़ अ हायर ऑर्डर फंक्शन विच एक्सेप्ट्स एन एनोनिमस फंक्शन एज ए पैरामीटर। तो जब फॉर ईच कॉल होगा उसमें से जाके ये एनोनिमस फंक्शन कॉल होगा, तो ये एनोनिमस फंक्शन इस m को एक्सेप्ट कर रहा है, और ये m एट करंट टाइम पे इस मार्क्स में से पहली मतलब एक वैल्यू को ले रहा होता है एक टाइम पे। और अगर हम इसी को एग्जीक्यूट करना चाहें मैप के ऊपर, तो देखिएगा ज़रा, मैप हमने बनाया था स्टूडेंट का, ये ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे ये बना था मैप, और ये स्टूडेंट का डाटा हमने स्टोर किया था। तो हम इसके ऊपर अगर एग्जीक्यूट करें तो दो डिफरेंट चीज़ें आपको मिलेंगी। तो स्टूडेंट डॉट फॉर ईच, और अब अगर आप देखो तो ये दो चीज़ें आपसे कह रहे हैं, क्योंकि अब आप मैप पे कॉल कर रहे हो तो ये दो चीज़ें आपसे ले लेगा एनोनिमस फंक्शन, एक की और दूसरी वैल्यू। और अगेन उसकी ब्रैकेट्स आ गई, ये जो इसके बाद टर्मिनेट करेंगे, और ये देखो एनोनिमस फंक्शन की ब्रैकेट्स हैं और वो की और वैल्यू को ले रहा है। तो हम ज़रा प्रिंट करवाते हैं कि की क्या आ रही है, बल्कि डबल कोट्स में कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। कि की ये है, डॉलर की कर देते हैं ताकि हम, चूँकि एक वेरिएबल है ना, इज इक्वल टू डॉलर वैल्यू। तो अब क्या होगा, की के अंदर क्या वैल्यू आ रही है, दोनों चीज़ें आपकी प्रिंट होती जाएंगी। देखो नेम में एलेक्स आ रहा है, इक्वल टू मैंने खुद दिया है। तो अब आप देखो कि मैप के केस में दो पैरामीटर्स इसने ले लिए, जबकि लिस्ट के केस में एक पैरामीटर था, चूँकि उसमें अंडरस्टूड होता है कि आपका जो इंडेक्स है वो 0, 1, 2, 3 होगा, जबकि वैल्यू आप की डिफरेंट होती है। लेकिन यहाँ पे जो मैप है इसके केस में आप ना सिर्फ वैल्यू को डिफाइन करते हो, आप की भी को डिफाइन करते हो। तो दो पैरामीटर्स ऑफर किए फॉर ईच ने आपको, और अगेन उसी तरह से फॉर ईच उस मैप या लिस्ट के ऊपर कॉल हो रहा है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट बन चुका है, डॉट करके आप फॉर ईच कॉल करते हो, और दो पैरामीटर्स आप पास कर देते हो जिसको हम की और वैल्यू कह रहे हैं, और फिर उसका ब्लॉक स्टार्ट होता है। और की चूँकि अब हमने डबल कोट्स के अंदर यूज़ करना है तो डॉलर साथ अटैच कर रहे हैं। रीज़न क्या है कि ये एक वेरिएबल है और वैल्यू भी क्या है, एक वेरिएबल है। तो आप इन दोनों को यहाँ पे देते हो और फिर एक्सेस कर सकते हो, अलग अलग भी एक्सेस कर सकते हो। अगर डबल इस तरह नहीं करना था तो आप ऐसे भी कर सकते थे, प्रिंट, डबल कोट्स के अंदर हमें ज़रूरत पड़ती है डॉलर की, अदरवाइज़ हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम दोबारा से प्रिंट वैल्यू, या सिर्फ वैल्यू प्रिंट करानी हो या की प्रिंट करानी हो तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये काम किया, अलग अलग आ रहा है। अगर मैं की को हटा देता हूँ, कहता हूँ सिर्फ वैल्यूज़ आए, तो सिर्फ वैल्यूज़ आपके पास रेंडर हो जाएंगी। अच्छा, ये तो है सिर्फ प्रिंट करवाने की हद तक कंसोल के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप जब काम कर रहे होते हो तो वहाँ पे फ्लटर के अंदर या किसी भी लैंग्वेज में या किसी भी उसमें आप प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो तो आप वहाँ पे किसी स्पेसिफिक स्क्रीन के लोकेशन के ऊपर चीज़ों को प्रिंट करा रहे होते हैं। तो जब आपको ये वाला प्रोविजन मिल जाता है तो आप की के थ्रू एक्सेस करते हो तो आपको वैल्यू मिल जाती है, और वो मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं और एक लूप चल रहा होता है, तो वो आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है ऊप की डिस्कशन अगर हम करें तो लेंथी हो जाएगा। यहाँ पे इस वीडियो को हम क्लोज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि जो आपके हायर ऑर्डर फंक्शन हैं
और उससे पहले एनोनिमस फंक्शन को हमने देखा और ये देखा कि वो किस तरह से काम करता है, कैसे हमने अपनी एग्जांपल से उसको बनाया और क्रिएट किया, और कैसे हमने उसको फ्लटर से लिंक किया कि कहाँ कैसे वहाँ पे यूज़ हो रहा होता है, और फिर हमने उसका एक्चुअल यूज़ केस, उसका फ़ायदा, वो सारी चीज़ें हमने देखी। और इसी तरह से हमने हायर ऑर्डर फंक्शन की कंडीशंस को देखा कि क्या क्या पॉसिबल है और किस तरह से फ्लटर में यूज़ हो रहा है, और उसका यूज़ केस क्या है और उसका बेनिफिट क्या है। ये तमाम चीज़ें हमने देखी। और फिर हमने लिस्ट, सेट और मैप को देखा कि किस तरह से लिस्ट के अंदर आप एक नेम के अंडर मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कराते जाते हैं एक ही टाइप की, और सेट भी फिर इसी तरह की चीज़ है, सिर्फ वहाँ पे डिफरेंस ये है कि आप यूनिक वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हो, क्योंकि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यूज़ या डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ आप उसको कहते हो, जबकि लिस्ट जो है वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को भी स्टोर करवा सकता है। और चूँकि इन दोनों में जो है वो आपको की सिस्टम डिफाइंड थी, 0 1 2 3 यूज़र डिफाइंड नहीं थी। तो इसको ओवरकम करने के लिए आपके पास मैप है, और मैप के अंदर आप खुद से अपनी की डिसाइड कर सकते हो, खुद से वैल्यू, और इसी तरह से उनकी डायनामिक रख के आप टाइप भी डिसाइड कर सकते हो। और फिर हमने देखा कि कैसे जो लूप्स हैं वो काम करते हैं डार्ट के अंदर, और स्पेशल जो दो लूप्स हैं जैसे फॉर इन है और फॉर ईच है, वो किस तरह से काम करते हैं और कैसे आप ट्रैवर्स करवाते हो और उसके अंदर आप एनोनिमस फंक्शन को यूज़ कर रहे होते हो। तो यहाँ तक आज की डिस्कशन यहीं तक। थैंक यू।